हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमने आपको 12th में जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास आज का टॉपिक जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मजा आपको आ जाएगा क्योंकि इसमें मैं न्यूमेरिकल भी करने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल के बगैर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि फिजिक्स हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसलिए टॉपिक तो हम लोग दिन में बहुत सारे पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेन चीज जो फिजिक्स में है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल। जिस भी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल्स पे होल्ड बनता है उसको आगे एग्जाम्स में कहीं पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने राबिता किया तो उन्होंने यही बताया कि सर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है कि हमने टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं समझा होता है कि टॉपिक जो हमें कह रहा है उसके बेस पे जो फॉर्मूला तैयार की जाती है उस फॉर्मूला में हमारे पास कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हमें करना है। तो इसी चीज को बार बार मैं आप लोगों के सामने ये टॉपिक्स लाता हूं ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। बड़े गौर से सुनिए, अच्छे तरीके से समझिए और इसको अपने जहन में रखिए ताकि कभी भी ये आप भूले ना। चलिए इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक जो आज का है दैट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। देखिए बेटा, चार्ज और मास के दरमियान हमारे पास जो डिफरेंसेस है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जो मास और चार्ज होता है इनमें हमारे पास जो भी डिफरेंसेस हैं वो हमने पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने डिस्कस करने हैं और आपको इन सभी डिफरेंसेस को बड़े गौर से समझना है और याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इससे पहले भी मैंने बताया प्रॉपर्टीज में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। या तो ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे या तो हमारे पास जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा? जब हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम होगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोला। इन दोनों पार्टिकल्स में कोई भी चार्ज में फर्क नहीं है, चार्ज सेम है, बट मास थोड़ा डिफरेंट है। देखो थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा फर्क है। प्रोटॉन का ज्यादा मास होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का मास जो है वो हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। खुद आप अंदाजा लगाइए। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg। बहुत जगहों पे 9.1 भी लिखा हुआ है।
उतना वो डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है 10⁻31 और 10⁻27। इसीलिए यहां पे हमने कहा कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में भी मैंने आपको बोला कि प्रोटॉन जो होता है वो आमतौर पे अंदर ही रहना पसंद करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये काम दिया गया है कि आप ही एक बॉडी से निकलिए और आप ही दूसरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाइए। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। यही ये खेल है और इसी खेल को हमें अंडरस्टैंड करना है सभी पॉइंट्स के साथ। अब देखिए, हमने यहां पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। न्यूट्रल में जीरो होता है। वाइल एज मास ऑफ ए बॉडी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मास जो बॉडी का होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव? क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं होगा। आपको किसी ने आज तक बताया कि मेरा मास जो है, मेरा मास -20 kg है, इज इट ट्रू? अरे भाई, कहां हो सकता है माइनस? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नहीं हो सकता है माइनस में। तो देखिए, आपको यहां पे पॉइंट याद रखना है कि कभी भी मास जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है? चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो चार्ज होता है, जितना भी बॉडी को आप वेलोसिटी बढ़ाइए, चार्ज उसका चेंज नहीं होगा। मतलब ये तो मैंने बहुत बार स्टूडेंट से डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम है, जितना भी इसको तेज आप चलाना चाहोगे, या जितना भी तेज ये चलता है, या जितना भी तेज इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। ये चार्ज वेलोसिटी से चेंज नहीं होता है। मतलब बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास है। चार्ज कैरीड बाय ए बॉडी, जो भी बॉडी चार्ज कैरी कर रही है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, वो डिपेंड नहीं होती है वेलोसिटी पे, यानी वेलोसिटी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ऑफ द बॉडी की मैं बात कर रहा था। वाइल एज अगर देखा जाए, मास जो होता है ना बॉडी का, वो इंक्रीज होता है विद इट्स वेलोसिटी। अब जरा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पे बताएंगे, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास इक्वेशन। m इज इक्वल टू एम नॉट। देखिए यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको, m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। देखिए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं हमारे पास रेस्ट मास। ये होता है रेस्ट मास। अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी हमारे पास बॉडी जो है, उस बॉडी की वेलोसिटी c के बराबर आ गई, तो देखिए आप लोग, यहां पे मैं बताऊंगा, दिस इज एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर के बदले सी स्क्वायर आएगा, यहां सी स्क्वायर आएगा। मतलब अगर कोई बॉडी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट चली जाए, तो वहां का मास जो होता है ना, वो हमारे पास यहां पे 0 आ जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा, मास नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्योंकि इन्फिनिटी वो क्वांटिटी होती है जो डिफाइन नहीं होती है। बात समझ आ गई? तो हम लोग देखो, ये समझने वाली बात है कि अगर हाइजेनबर्ग ने भी बोला था, उसने क्या प्रिंसिपल बोला था? उसने बोला डेल एक्स डेल पी जो होता है, ये अप्रोक्सीमेटली h डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होता है। मतलब या तो हम पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, तो मोमेंटम नहीं कर सकते हैं, या तो मोमेंटम करेंगे तो पोजीशन नहीं कर सकते हैं। दोनों हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। जो बॉडी बहुत तेज जाएगी, अगर वो विद द स्पीड ऑफ लाइट जाएगी, तो आप कहां पाओगे उसका रेस्ट मास? आप फोटॉन को बताओगे
कि चलिए भैया आज रुक जाइए, आज हम आपको मास निकालते हैं, क्या फोटॉन कभी रुकेगा? जो लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसको फोटॉन बोलते हैं, क्या आप उसको कभी रेस्ट मास फाइंड आउट कर सकते हो? उसका रेस्ट मास होता ही नहीं है। अरे भाई, जब तक आप बोलोगे कि फोटॉन यहां है तब तक वो वहां नहीं होगा। अज्यूम करेंगे, एक जोक मैं आपको यहां पे बताऊंगा। आप लोग एक स्टेशन पे बैठे हुए हो, इस स्टेशन पे बैठे हुए हो, यहां पे अगर आप किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो तो मुझे बताइए कि अगर ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाए तो मुझे बताइए, आप बोलोगे अरे भाई ट्रेन ही नहीं आ रही है। जब तक आप बोलोगे ट्रेन नहीं आ रही है तब तक उसने पता नहीं कितने चक्कर किए होंगे, कितने बार आपसे वो गुजरी होगी, लेकिन आपको डिटेक्ट नहीं होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो इसीलिए फिजिक्स में यह भी बताया जाता है आगे, जब आप बहुत ज्यादा फिजिक्स में रिसर्च करोगे तो आगे आप ये भी पाओगे कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है किसी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की, तो वो इनविजिबल हो जाता है, यानी वो विजिबल नहीं रहता है, वो इनविजिबल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वेलोसिटी या मेरी वेलोसिटी जो है, मेरी वेलोसिटी लाइट की मानंद है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी है, तो क्या आप मुझे डिटेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे पता नहीं कहां पे है, नहीं डिटेक्ट कर पाओगे क्योंकि मेरा रेस्ट मास होगा ही नहीं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। वायर सी जो हमारे पास है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। याद रखना, वैक्यूम में ये होता है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये चेंज होती है फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया। m जो होता है वो मास ऑफ द बॉडी होता है, मूविंग विद द वेलोसिटी v, एंड m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। ये रेस्ट मास होता है बॉडी का। अब देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब और एक पॉइंट यहां पे डिफरेंस क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब, क्योंकि उसको हम लोग कांटा में देखते हैं, यानी पैकेट में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था Q जो होता है, Q ± Ne के बराबर होता है। या तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 या तो 3, कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। वाइल एज अगर देखा जाए, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, यानी ये अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। हम नहीं कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ मास के बारे में, इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मास क्वांटाइज्ड, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। चार्ज के बारे में बताएंगे ये क्वांटाइज्ड है, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, इसके बारे में जानकारी नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ये आपको मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़े, तो ये चार्ज जो होता है ये कंजर्व्ड होता है। लेकिन वहां पे मैंने बोला जो चार्जेड पार्टिकल होते हैं वो कंजर्व नहीं रहते, क्योंकि न्यूट्रॉन को हमने ब्रेक किया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को फिर से बिफोर और आफ्टर जो हमारे पास चार्ज होता है वो फिर से 0 बनता है। वाइल एज मास इज नॉट कंजर्व्ड, जो मास होता है वो कंजर्व नहीं रहता है। तो आपको पता है जो हमारे पास आइंस्टाइन का फेमस रिलेशन है, E = mc², जो एनर्जी होती है वो मास में कन्वर्ट होती है, तो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? एनर्जी जो है, एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मास में। मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में।
एक रिसेंटली मैंने एक न्यूज सुनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, समझो बात को। बोला जाता है जो हमारे पास रूह होता है, रूह, जिसको हम गूस्ट बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, जिसको हम मान लीजिए एक आत्मा की हम बात करेंगे। बोला जाता है इस कायनात में एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। एनर्जी जो है इज कंजर्व्ड। बात समझ लेना, बड़े गौर से समझना। एनर्जी ना तो बढ़ेगी, ना तो क्रिएट होती है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मास में। मास किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। बोला जाता है कि ये जो एनर्जी होती है, अगर आप बोलोगे कि हमारे पास किसी आदमी का जो रूह है, उसका रूह निकल गया, अब उसका मास रह गया, वो खत्म हो गया। लेकिन जो ये रूह होता है, क्या रूह को कभी मौत आती है या नहीं आती है? हम बोलेंगे नहीं आती है। तो बोला जाता है ये एक एनर्जी ही है, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बट ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप बताइए, अगर इस कायनात में सारी एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, तो एक एनर्जी ट्रांसफर होकर दूसरे में बदल जाएगी, फिर वो तीसरे में बदल सकती है, फिर वो वापस बदल सकती है। तो हम लोग बता सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। ओवरऑल जो हमारे पास यहां पे एनर्जी है वो ना तो बढ़नी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए। सिर्फ क्या हो जाएगा? मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा मास में। मैं ज्यादा इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैंने एक आइडिया आपको दे दिया कि हमारे कायनात में ये हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है हमारे पास कंजर्व्ड है। एज पर मैं फिजिक्स के लॉ के मुताबिक बता रहा हूं, मैं कोई दूसरे तरफ इस बात को नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज ये हमें पूरी जानकारी जो है इसके बारे में अभी नहीं है। तो हमने ये आइडिया जो है रिसेंटली पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मास में, और मास कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो हमारे पास कंजर्व रहती है, न बढ़ती है न खत्म होती है। एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। तो देखिए, ये एनर्जी में जो हमारे पास मास होता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। हालांकि ये किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में, एंड वाइसी वर्सा आपको पता है, और वापस मास में कन्वर्ट होता है। मास एनर्जी में, एनर्जी मास में। अब देखिए और एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्स बिटवीन जो हमारे पास चार्जेस है कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो फोर्स चार्जेस के दरमियान होता है वो तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। एज चार्जेस आर अनलाइक, अगर चार्जेस अनलाइक होंगे एंड लाइक चार्जेस। देखो, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। वाइल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, अगर मासेस दो के दरमियान हमारे पास देखेंगे तो अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारे पास क्या बोल रहा है? G इज इक्वल टू mm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ये अट्रैक्टिव नेचर है, ये कोई रिपल्सिव नेचर नहीं है। अब हम ज्यादा इसमें नहीं घुसेंगे, बिकॉज कहीं कहीं पे बोला गया, एक पॉइंट में ये भी मैंने देखा था कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज के दरमियान मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस आ जाए तब ये रिपल्सिव बन जाता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक न्यूमेरिकल यहां पे करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बताया गया है, पहले न्यूमेरिकल को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। पैसा क्वीन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय एंड वेज, इसका वेट जो है वो है 0.75 ग्राम। इट हैज अ स्क्वायर शेप्ड एंड इट इज डायगोनल मेजर्स। देखो, स्क्वायर शेप्ड ये हमारे पास है, ऐसे हमारे पास स्क्वायर शेप्ड है। मैं इसको ब्लू पेन से यहां पे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। देखिए, यहां पे एक स्क्वायर क्वीन है, इस तरीके से पैसा है। इसका जो डायगोनल है ये स्क्वायर फॉर्म है, याद रखना, हर कोई साइड बराबर है।
ये स्क्वायर जो है इसका डायगोनल वो हमारे पास है 17 mm यानी 17 मिलीमीटर। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये देखा गया ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये भी बताया गया है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी है। ट्रीटिंग द पैसा क्वीन मेड अप ऑफ ओनली एलॉय, आपको सिर्फ यहां पे मानना है कि ये सिर्फ किसका बना हुआ है, अल्मुनियम का। एलॉय का मतलब नॉट एलॉय, अल्मुनियम, क्योंकि एलॉय में दो मटेरियल्स हम लोग जोड़ते हैं। अब यहां पे हमारे पास अल्मुनियम ओनली आपको ट्रीट करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद बोलना है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा फ्रॉम दिस मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड से क्या आपको पता चल रहा है। तो देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन हम लोग बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मास ऑफ जो हमारे पास क्वीन है वो कितना है। मास ऑफ पैसा क्वीन, ये पैसा क्वीन जो है इसका मास हमारे को कितना दिया हुआ है, 0.75 ग्राम। तो देखिए यहां पे 0.75 ग्राम दिया। 75 ग्राम हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास इसका मास है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको कोई बोलेगा एटॉमिक मास, आप बताइए अल्युमिनियम का क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो मुझे बताइए एटॉमिक मास हमारे पास है ऑफ किसका बेटा, अल्युमिनियम का, वो हमारे पास होता है एटॉमिक मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम, एंड दैट इज इक्वल टू, जरा देखिए आप लोग, वो हमारे पास है 26.9819 ग्राम। ये याद रखना है आपको, बिकॉज ये किसका एटॉमिक मास है। अच्छा, यहां पे मैं एक पॉइंट और बताऊंगा, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा उसको पता ही नहीं चलेगा एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको बेटा बोलते हैं एटॉमिक मास। अब देखिए, और एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, जो डायगोनल है इसका लेंथ कितना है, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वो है 17 mm। तो mm को आप पता होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको नंबर ऑफ अल्युमिनियम एटम्स फाइंड आउट करने हैं कि एक पैसा क्वीन में कितने नंबर ऑफ अल्युमिनियम एटम्स होते हैं। क्योंकि हमने तो उसको ट्रीट किया है, इस चीज क्वीन को मैंने ट्रीट किया है एज ये अल्युमिनियम की बनी हुई है। तो देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट एक रिलेशन में बताऊंगा, नंबर ऑफ एटम्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको याद रखना है, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, एवोगैड्रो नंबर, उसके बाद बेटा क्या होता है, डिवाइडेड बाय होता है एटॉमिक मास, याद रखना एटॉमिक मास, और होता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, जो भी होगा मास ऑफ द बॉडी होगा, मटेरियल होगा, जो भी होगा। इस नंबर ऑफ एटम्स को याद रखना। ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट करके रख लेना, बड़ा काम का चीज है ये हमेशा हमें जरूरत लगेगा। बहुत सारी जगहों पे हमें फिर ये कंफ्यूजन करता है कि ये क्या होता है। अब देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ये बार बार आपको बताया जाता है। तो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम मैंने आपको बताया 26.9819 ग्राम होता है, इनटू मास ऑफ द बॉडी जो है वो हमारे पास, मास ऑफ द पैसा क्वीन जो है वो 0.75 ग्राम है। ये ग्राम और ग्राम कैंसल आउट होगा, ये पता है आपको,
फिर हमारे पास नंबर रहेगा, क्योंकि नंबर जो है उसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, नंबर इज नंबर। अब यहां पे देखिए, ये जो हमारे पास है 6.023 इंटू इसको करेंगे 0.75 डिवाइडेड बाय अगर करेंगे 26.9819 और साथ में यहां पे इंटू 10⁻23। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन जो हमारे पास होगा वो हमारे पास टोटल निकलेगा 1.6742 इंटू 10⁻23। 22 हम ले लेंगे, बिकॉज इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को मल्टीपल करके डिवाइडेड बाय 26.9819 जो हमारे पास निकल रहा था वो हमारे पास निकला होगा, यहां पे वो निकला होगा 16 यानी 16.742। आपको बात समझ आ गई या नहीं? यानी वो जो हमारे पास यहां पे हमारे पास है, अगर मैं इसको देखूं, ये हमारे पास 6.023 डिवाइड जो करेंगे 26.9819 और यहां पे मल्टीपल होगा 0.75, ये बराबर होगा 16.74। अब अगर ये 1.674 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड अगर हम ले लेंगे तो ये लेफ्ट साइड जो होगा यहां पे होगा, एक्चुअली देखो यहां पे पॉइंट में बता रहा हूं, ये जो हमारे पास है वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ होगा 0.16742, ये बराबर निकलता है। फिर इस पॉइंट को हम लोग इंटू साथ में क्या है बेटा, यहां पे हमारे पास इंटू में क्या है 10⁻23, ये मैं जरा साइड में कर रहा हूं। अब इसको 10⁻23 हमारे को मल्टीपल में है, देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इधर जाएगा, इट विल बिकम 1.6742 इंटू 10⁻23 इंटू राइट साइड जब चलता है कोई कितने के ऊपर चला गया तो एक डिजिट के ऊपर चला गया, 10⁻⁻1 मल्टीपल होगा, वो बनेगा 1.6742 इंटू 10⁻22। ये इसका एक्चुअल प्रोसीजर है। तो चलते हैं आगे, यही चीज मैं यहां पे फिर से बताया आपको। अब हमारे पास n तो मिल गया, अब आप मुझे बताइए कि कितने हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है, एक तो एटॉमिक मास की बात मैंने की, अब मुझे बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ऑफ किसका, अल्युमिनियम का, वो होता है 13। इस 13 का मतलब है कि हमारे पास 13 क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 है, क्योंकि उन दोनों का चार्ज बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही है, तो पैसा कोई न्यूट्रल है ओवरऑल। अब आप मुझे बताइए टोटल चार्ज जो होगा वो कैसे हमें निकलेगा, टोटल चार्ज जरा देखिए, बात को समझिए। टोटल चार्ज को हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे को कैसे निकलेगा। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बात क्लियर है या नहीं? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें हैं, तो 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और साथ में हमारे पास आप मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्योंकि एक एटम में हमारे पास 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी हम इसको मल्टीपल करेंगे 1.6742 इंटू 10⁻22। आपको बात समझ आई या नहीं? देखो ये पार्ट नंबर ऑफ, ये पार्ट क्या है बेटा, दिस इज नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स, और ये 13 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं। ये जो 1.6 है, दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बड़े गौर से समझ लेना, इसको मैंने पूरा फाड़ दिया। अब यहां पे अगर हम मल्टीपल करेंगे किस किस चीज को, 1.6742 को इंटू 13 करेंगे, इंटू 1.6 करेंगे,
इंटू 10 रेज़ड पावर 19 और 22, यानी 22 में 19 निकालो तो मुझे बताओ कितना बनेगा। तो यहां 3 आ जाएगा, उसके बाद मुझे बताओ कितना, बस 3 ही तो आ जाएगा। इसका मतलब है +3 हमारे को मिल गया। ये जो यहां पे वैल्यू है ये हमारे पास बनेगा 3.34 बनेगा। 348 इंटू 10 रेज़ड पावर 3। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये कॉलम में है तो देखो इसको जरा फिर से एक बार कैलकुलेटर पर चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पे 34.8 इंटू 10 रेज़ड पावर 3। अब इस पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट साइड घुमाऊं तो ये बनेगा 3.48 इंटू 10 रेज़ड पावर 3 इंटू, अब लेफ्ट साइड मैंने घुमाया तो 10 रेज़ड पावर +1, तो ये हमारे पास बनेगा 3.48 इंटू 10 रेज़ड पावर 4 कॉलम। अब मुझे यहां पे बताइए ये जो यहां पे है इस चीज को अगर फिर से वापस घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, देखो मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूं, मैं यहीं पे लिख लेता 34.8 इंटू 10 रेज़ड पावर 3 ही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अरे भाई क्यों नहीं बनेगा, जब ये बना तो ये तो फिर से बनेगा, यही बनेगा ना। इस चीज को हम लोग बोलते हैं 34.8, तो 10 रेज़ड पावर 3 को बोलते हैं किलो कॉलम। क्या बोलते हैं? किलो कॉलम। तो ये हमारे पास चार्ज होगा, टोटल चार्ज। तो जरा आप देखिए कि हमारे न्यूमेरिकल में क्या बताया गया था कि फाइंड आप कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ये है हमारे पास टोटल चार्ज का, इतना पॉजिटिव भी हो सकता है, इतना नेगेटिव भी हो सकता है, यानी 34.8 किलो कॉलम चार्ज होगा, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। ये नेगेटिव भी इतना होगा और पॉजिटिव भी इतना होगा, क्योंकि न्यूट्रल तो है ना, ओवरऑल तो न्यूट्रल है, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां पे देखिए मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं। कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन से हमारे को क्या पता चलेगा? देखो बेटा कंक्लूजन ये है कि ये जो इतना हमारे पास कॉलम चार्ज है ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, यानी इट रिप्रेजेंट्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रल मैटर जो हमारे पास होता है इसमें बहुत ज्यादा जो ऑर्डिनरी न्यूट्रल मैटर होता है, यानी इट मीन्स जो ऑर्डिनरी न्यूट्रल मैटर होता है, न्यूट्रल मैटर होता है, मैटर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, छोटे छोटे कॉइन्स यूज करते हैं, 10 रुपये कॉइन और कोई कॉइन, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ऑर्डिनरी न्यूट्रल मैटर होता है contains enormous amount of positive and negative charge, positive and negative charge। अब यहां पे सवाल पैदा ये होता है कि आपके हाथ में जो पैसा होता है 10 रुपीज कॉइन, इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज होगा? तो आपको बोलना है बहुत ज्यादा, एनॉर्मस, बहुत ज्यादा चार्ज होता है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे के वीडियोस में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जिनसे हमारे को दिल खुश हो जाएगा, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लेना, ताकि हमारे को भी सपोर्ट मिल जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।